ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दिस इज द 12th क्लास। वेलकम स्टूडेंट, दिस इज 12th क्लास मैथमेटिक्स एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके बारे में स्टूडेंट अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव शो दैट द वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब? तो स्टूडेंट्स, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि आपका ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, वो इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ सेम एंगल बनाता है। यानी कि तीनों के साथ जो एंगल है वो क्या बनाता है, सेम बनाता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कि ओ एक्स जो है इसके और इसके साथ एंगल मान लो, सपोज करो कुछ भी आ गया, तो वही एंगल ओ वाई के साथ बनेगा, वही एंगल जो है वो आपका ओ जेड जो एक्सिस है उसके साथ बनेगा। यानी एंगल जो है वो आपको क्या करना है, प्रूफ सेम जो है वो आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, एंगल जो सेम प्रूफ करना है तो अपने काम करते हैं। देखिए, पहले आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये ओ एक्स हो गया, ओ वाई हो गया, ओ जेड हो गया। मान लो यहाँ है वेक्टर ओ पी, और ये जो ये मान लो पॉइंट पी है। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता क्या है, बट ना ओपी जो वेक्टर है वो आपको क्या दे दिया, आई के प्लस जे के प्लस का के। मान लो एक्स के साथ ये एंगल बनाता है अल्फा, इसके साथ एंगल बनाता है बीटा, और इसके साथ एंगल क्या बनाता है, गामा। तो अब अपने को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि अल्फा बीटा और गामा, ये जो तीनों एंगल है ना, ये तीनों एंगल के आपस में इक्वल होंगे। ये अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करें कि ये जो तीनों एंगल है वो क्या हो, आपस में इक्वल। तो स्टूडेंट्स, इसका जो मेथड वो ये है कि कोस अल्फा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपन एक काम करते हैं, आपको ना डायरेक्शन कोसाइन निकालना बताया था मैंने। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला भी बताया था। डायरेक्शन कोसाइन निकालना मैंने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का जो तरीका था वो ये था कि कोस अल्फा का जो फॉर्मूला है वो ये बनता था, ए अपॉन आर। ये आपको मैंने कोस अल्फा का फॉर्मूला बताया था डायरेक्शन कोसाइन का जब टॉपिक करवाया था तब। कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है, ए अपॉन आर। आर क्या है, जो भी वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे उस टाइम अपने पास आर वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड। ए क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो, जैसे आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या है, ए। फिर है ना कोस गामा का फॉर्मूला ये बताया था आपको, सॉरी कोस बीटा का, बी अपॉन आर। और कोस गामा का जो फॉर्मूला है वो बताया था आपको, सी अपॉन आर। ए बी जो सी क्या है, जो भी वेक्टर दे रखा है ना उसके आई कैप जे कैप और के कैप के मल्टीप्लाई में जो वैल्यूज है ना वो क्या होती है आपकी, ए बी और सी होता है। यानी उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये तो है डायरेक्शन कोसाइन, ये है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, बी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, और सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। इनको अलग से नाम दे दिया ताकि अपने को अच्छे से पहचान ले अपन कि भाई डायरेक्शन रेशियो से समझ में आ जाए आपको कि अपने को आई कैप जे कैप और के कैप के मल्टीप्लाई में जो है ना उसके बारे में अपने को बात करनी है। इसके बाद में अपने पास आ गया जैसे ओपी वेक्टर आ गया। ओपी वेक्टर की वैल्यू है आई के प्लस जे के प्लस के के। यहाँ जो आर वेक्टर होता था ना, उस आर वेक्टर की जगह अपने को ये वाला वेक्टर दे रखा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना आपको आता है। सबसे पहले अपन कोस अल्फा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ ए है तो आई के पे मल्टीप्लाई में क्या 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आर यानी कि इसका ही आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोस अल्फा ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 है अंडर रूट 3। अल्फा की वैल्यू, अच्छा कोस अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 कौन से एंगल में होती है कि कोस अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। तो स्टूडेंट, ये वैल्यू होती है आपकी कोस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। कोस 30 की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि पाई अपॉन 6 आ जाएगा।
इस तरीके से आपको ये जो वैल्यूज है, एक मिनट रुको, ये एल्फा की वैल्यू ये नहीं है इसमें। एल्फा जो है वो आएगा आपका कोस इनवर्स 1/√3। वो तो कोस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, इसमें नहीं आती, वो तो टेन वाले में आता है। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स 1/√3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप कोस बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो भाई बी जे के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, so I will write here 1 and r is the magnitude of the given vector and the given vector का जो magnitude वो क्या आएगा √3। तो आपका स्टूडेंट्स बीटा जो है वो भी क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स √3 आ जाएगा। और सेम ही क्या आएगा गामा। तो ये एंगल सेम आए या नहीं आए, एंगल सेम आ गए, एंगल सेम आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये है ना जो ये वाला जो वेक्टर है ना जो अपने क्वेश्चन में किया है, दिस वेक्टर विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस OX, OY एंड OZ। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर जो 15 है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। Okay students, now we will talk about question number 15. Find the position vector of R which divides PQ whose position vector are in the ratio 2:1. Find the position vector of R which divides PQ divides PQ whose position vector are I cap to j cap and in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. First is internally and second is externally. Internally and externally. ये स्टूडेंट्स आपको ना क्वेश्चन गिवन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना 15 वाला क्वेश्चन है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अपने को ना आर एक पोजीशन वेक्टर जो है आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है विच डिवाइड्स पी क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन इंटरनली। मान लो यहाँ आपके पास कोई पॉइंट है P, यहाँ है Q और इन दोनों को इन लाइन इस तरह से ज्वाइन करवा दिया, PQ वेक्टर मान लेते हैं। ओके, और यहाँ इनके बीच में कहीं पे है पॉइंट R है और ये जो पॉइंट R जो है ना इंटरनली की बात करूँ, आई एम टॉकिंग फर्स्टली इंटरनली, इसलिए R को मैंने बीच में ले लिया। और ये R है ना 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे अपना मान लो ओरिजिन है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है P का वो दे रखा आपको आई कैप, ये वाला वेक्टर है और एक वेक्टर ए की वैल्यू ये है, ध्यान में रखना इसको, है ना। P का पोजीशन वेक्टर PQ है जिनके पोजीशन वेक्टर ये दे रखे हैं। और यहाँ ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इसको अपन मान लेते हैं वेक्टर B जिसकी वैल्यू है -ik + jk + का ठीक। और वेक्टर R जो है इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि ये मान लो स्मॉल r वेक्टर, ये अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। तो इंटरनली के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था,
एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस का इंटरनल के लिए शायद प्लस बताया था मैंने, और एक्सटर्नली के लिए मैंने क्या बताया था आपको, माइनस बताया था। बस अब इसमें वैल्यू देखो, एम की वैल्यू कितनी है 2, देखो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है 2:1, तो पी के साइड में अपन 2 लेंगे, क्यू के साइड में क्या लेंगे 1। और जो पी का पोजीशन वेक्टर ए मान लिया और क्यू के पोजीशन वेक्टर को बी मान लिया, पहले जो आ रहा है वो ए, दूसरी बार आ रहा है वो बी मान लिया। अब m इंटू बी, एम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू बी वेक्टर यानी कि क्यू का पोजीशन वेक्टर, यानी ये वाला लेना, ये वाला हो गया ए वेक्टर, ये वाला क्या आपका बी वेक्टर, तो माइनस का आई के प्लस का जे के प्लस का के प्लस एन। स्टूडेंट्स एन की जो वैल्यू है वो क्या आपकी 1 है, और ए वेक्टर जो है वो क्या आएगा आई के प्लस 2 जे के माइनस का के एम प्लस एन यानी 2 + 1, तो आर वेक्टर जो है वो आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 आई के प्लस का 2 जे के प्लस का 2 के प्लस आई के प्लस का 2 जे के माइनस का के अपॉन में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे आप इसको सोल्व कर दो, माइनस का 2 प्लस का 1 यानी कि माइनस का आई के, फिर 2 जे के और 2 जे के प्लस का 4 जे के 2 के माइनस का के यानी कि प्लस का के अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये जो आर वेक्टर है ना वो आपका ये आ जाएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो आपको लिखना है। तो ये तो इंटरनली के लिए आ गया। अब एक्सटर्नली में आप लोग क्या करोगे, तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नली में आपको है ना, जहाँ मैंने ना प्लस लिया है ना वहाँ पे क्या ले लेना माइनस, बाकी की कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करनी है। बस है ना दोनों जो प्लस है उसकी जगह, अच्छा डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है इस तरीके से, प्लस प्लस की जगह क्या ले लेना माइनस माइनस ले लेना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आप लोग सेल्फ करोगे, क्वेश्चन नंबर 17 है वो हम आपको समझा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आप लोगों को सेल्फ करना है। शो दैट द पॉइंट्स ABC, शो दैट द पॉइंट्स A, B and C with position vector A वेक्टर जो है आपका 3ik माइनस का 4jk माइनस का 4kk, B वेक्टर जो है 2ik माइनस का jk प्लस का kk, C वेक्टर जो है ik माइनस का 3jk माइनस का 5kk। Form the vertices of a right angle triangle, of a right angle ये स्टूडेंट्स है, आपको बताना है
शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। आपको ना ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला मान लो पॉइंट ए है, बी है और ये वाला सी है, और मान लो यहाँ पे आपका क्या है 90 डिग्री है। एक बार के लिए जूम करने के लिए क्या आपको ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i के माइनस का 4j के माइनस का 4k के। इसका क्या मतलब है? ए का पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब हुआ? पोजीशन वेक्टर कौन सा होता था याद हो? पोजीशन वेक्टर वो होता है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, ऐसे वेक्टर को अपन क्या कहते थे? पोजीशन वेक्टर कहते थे। तो वो आई तो पोजीशन वेक्टर। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ वो सुनो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ए बी वेक्टर हो, बी सी वेक्टर हो और ए सी वेक्टर हो। अगर ये तीनों वेक्टर हो मेरे पास तो क्या होगा? अगर ये तीनों वेक्टर है तो मैं तीनों वेक्टर का क्या निकाल लूंगा? मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूंगा, ठीक है। और दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाल लो, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर जो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद में वो तीन जो दो का स्क्वायर का सम है ना, वो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर दो। पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ हो जाती है तो ये हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस का 4j माइनस का 4k बी देर का और सी देर का फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अपने पास स्टूडेंट्स ना तो मेरे पास ए बी वेक्टर है, ना ही बी सी है, ना ही मेरे पास ए सी वेक्टर है। तो क्या कैसे फाइंड करें? मेरे को ए बी वेक्टर दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये रहा ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर नहीं है, यहाँ मान लेते हैं ओरिजिन है। तो ये वाला जो वेक्टर है ना ओ ए वेक्टर, ये आपका दे रखा ए वेक्टर है। फिर आपका ये जो वेक्टर है ना ओ बी, ये आपका कौन सा? बी वेक्टर है। और ये वाला जो वेक्टर है ना ओ सी, ये आपका कौन सा? सी वेक्टर। ये तो ये वाले तीन वेक्टर दे रखे हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास ए बी वेक्टर नहीं, आई डोंट हैव ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करें? ये सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर यही है कि हाउ कैन आई फाइंड ए बी वेक्टर। तो स्टूडेंट इसका तरीका है अपने पास। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन मेरे को ए बी निकालना है ना, ए से बी की ओर, मैं इसकी डायरेक्शन इधर मान लेता हूँ। अब आप है ना केवल इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो मैं ना ट्राइंगल बात कर रहा हूँ ओ ए बी। अगर इस ओ ए बी में मेरे को ए बी वेक्टर चाहिए तो कैसे फाइंड करें? आपको पता है ट्राइंगल का सम रूल। तो देखो कंटिन्यूअस वेक्टर कौन से हैं? एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ए प्लस ए बी। ए प्लस ए बी इक्वल क्या होगा? बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर बी माइनस का वेक्टर होगा या नहीं होगा? यानी आपको ए बी फाइंड करना है ना, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बन गया रूल। बस इसी तरीके से आपको बी सी फाइंड करना हो तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। पहले मैं ए बी वेक्टर बता देता हूँ क्या आएगा। बी माइनस ए, यानी ये वाला बी है और ये वाला ए, इसमें माइनस करो, 2 माइनस 3 माइनस का i के माइनस जे और प्लस का 4 प्लस का 3j के और प्लस का k और ये हो जाएगा प्लस का 5k। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर के बाद में अपन फाइंड करते हैं बी सी वेक्टर, देखते हैं क्या है बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर का फॉर्मूला में क्या लिखोगे? सी माइनस बी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। सी वेक्टर कौन सा है? ओके, ये रहा सी, ये रहा बी। आई माइनस, ये तो माइनस का आई के पड़ेगा, माइनस 3 ये प्लस माइनस का 2j के हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 6 के पड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी सी वेक्टर। उसके बाद में अपन फाइंड करेंगे ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर यानी कि वेक्टर सी माइनस का वेक्टर ए। सी वेक्टर सी में से ए को माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना। आई माइनस 3 यानी माइनस का 2 आई के, फिर माइनस का 3
प्लस का 4 प्लस का जे के, फिर माइनस का 5 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का के हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी बी सी एंड सी, ये 3 वेक्टर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ए बी बी सी एंड ए सी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है कि ये ए बी सी है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम है ना वो अपनी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। यानी कि पहले आप मैग्नीट्यूड निकालो सबका, फिर कोई 2 का स्क्वायर है ना वो तीसरे के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ पे। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडररूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 10 और 35 क्या हो जाएगा 25 और 35 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बी सी वेक्टर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। इसका करेंगे तो 1 4 और 36, 1 4 और 36 ये आ जाएगा √41। इसी तरीके से आपको ना स्टूडेंट ए सी का जो है ना वो भी आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। √5। अब स्टूडेंट कोई दो का जो कोई भी 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम है ना वो थर्ड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो अपने ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर इक्वल है बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, √35 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर √41 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 इक्वल 41। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो 41 इक्वल 41, कोई 2 साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, पाइथागोरस। नीचे लिख देना पाइथागोरस थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, सो एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अब कई बच्चे समझ रहे होंगे, मेरे को पता है क्या सोच रहे हैं, सर बीसी का स्क्वायर यानी ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई, ये बाकी की 2 साइड हो गई, ठीक है। मैंने ए बी सी क्या ले लिए थे, गलत ले लिए थे, मेरे को पता नहीं था, तो मैं ए बी और सी इसको माना और डायग्राम को उसी तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने आप मैंने तो अपने मन से माना था इनको, ये मान लो ये मेरे को क्या पता कि इनको इसको देखे पता थोड़ा ना चल रहा था कि हाइपोटेनस कौन सी है, बेस कौन सी है, ये परपेंडिकुलर कौन सा है। अब ये प्रूफ हुआ है तब पता चला यार बी सी जो है वो क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा, तो बी सी को हाइपोटेनस ले लिया। इस तरीके से करना आपको, तो मेरे हिसाब से आपको ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज है 10.3 के बारे में। ओके 10.3 एक्सरसाइज के बारे में अपने क्या करनी बात करनी। एक्सरसाइज 10.3 प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अपने को ना 2 वेक्टर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा है बच्चों,
कि अगर अपने को दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले अपन दो वेक्टर ले लेते हैं। तो उसका सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। 10.3 में अपन केवल डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी अपन जानते हैं। तो इसको जो डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta। डॉट प्रोडक्ट को अपन है ना डिफाइन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये नॉट मेन जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है, ए डॉट बी की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स यही होता है डॉट प्रोडक्ट। इसमें आप लोग देख सकते हो इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा स्केलर होता है। ये भी आपका स्केलर, और cos थीटा इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स अपन इनको ना ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा, ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर कोई टू वेक्टर्स है ए और बी और उनके बीच में फर्स्ट कंडीशन कि थीटा जो है वो उनके बीच में जो थीटा है वो क्या हो जाए आपका 0 है। इफ द थीटा इज 0 देन व्हाट है, तो थीटा 0 रखो तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इनटू में 1 लिखना जरूरी। अब थीटा 0 कब होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे भी मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ और आगे भी क्या ले लेता हूँ, ए वेक्टर ले लेता हूँ। अब दो सेम वेक्टर हैं, ये भी ए वेक्टर है, दूसरा भी ए वेक्टर है, यानी एक वेक्टर ऐसे और दूसरा इसके ऊपर भी ऐसे, एक के ऊपर एक वेक्टर हो। तो अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 है। जब है ना एक नीचे और एक इसके ऊपर है ना, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा आपका, 0 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 0। तो देखो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी की जगह भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये रूल आप हमेशा याद रखोगे, ए डॉट ए इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपन थीटा की वैल्यू 0 की जगह थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। थीटा 180 कब होता है, जब एक वेक्टर इधर हो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब है ना उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दैट कंडीशन क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 180। स्टूडेंट याद रखना cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे क्या लगा देना, आप माइनस लगा देना, बस इतना ही काम करना है। तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी जो है वो आ जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से आपको ना इसको राइट करना है। इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बस मेन तो यही है। अच्छा, कोई दो वेक्टर के बीच में अगर आपके वहाँ ए डॉट बी दे दे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दे, और आपको कह दिया जाए कि ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करो, तो इन दोनों को आप यहाँ ले जाना नीचे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये किसका हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से आपको ना स्टूडेंट्स इसको राइट करना है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम।
Okay students, now we will talk about तो ये तो बात हुई एंगल थीटा के बारे में, और थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 180 हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर्स के बारे में। नाउ आई विल टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स। आप लोगों ने ना वो वेक्टर्स पढ़े होंगे, आई के, जे के एंड के के। ये स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर्स है। आई केप जो है वो आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो अपन ने क्या ले लिया, आई केप ले लिया। फिर जे केप है वो आपका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और के केप जो है वो आपकी जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आई केप, अगर मैं आपसे कहता हूँ आई केप डॉट आई केप करो, तो आप देखो यहाँ पे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो पहले मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वापस आई केप, क्योंकि बी भी आपका ही। अच्छा, दो सेम वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो cos 0 की वैल्यू 1, इसको आप लिखोगे आई केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई केप जैसा कि आपको पता है कि आई केप जो है वो है आपका यूनिट वेक्टर है। आई केप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर यानी किसी भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। इस तरीके से स्टूडेंट आई डॉट आई क्या होगा, 1, जे केप डॉट जे केप क्या होगा, 1, और के केप डॉट के केप इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट आई केप डॉट जे केप। ये आपका ए वेक्टर है और ये क्या है आपका बी वेक्टर है। तो ए आई केप डॉट जे केप, तो फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड यानी आई केप का मैग्नीट्यूड, फिर जे केप का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आई केप और जे केप के बीच में एंगल कितना होता है, आई केप एंड जे केप जो है इनके बीच में एंगल कितना होता है। तो देखो आई केप तो आपकी एक्स डायरेक्शन है, जे केप आपकी वाई डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो याद रखना आई डॉट जे क्या होगा, 0, जे केप डॉट के पी क्या होगा, 0, के केप डॉट आई के पी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स 0 क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है वो क्या आपका 90 डिग्री है। अच्छा, इससे एक रूल और समझ में आ जाता है, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी देन ए डॉट बी ऑलवेज विल बी 0। यानी ए डॉट बी जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर है ना कोई दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये भी एक नया रूल है, ध्यान में रखना इसको। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन। Projection of a vector A on vector B। प्रोजेक्शन फाइंड करना है अपना। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग है बनी हुई, और बिल्डिंग के पीछे की तरफ अगर सन है तो आगे की तरफ उसकी क्या पड़ती है, छाया पड़ती है। यानी अपन उसको क्या बोलते हैं, छाया को इंग्लिश में अपन उसको ना ये कह सकते हैं ये बिल्डिंग का प्रोजेक्शन है। समझ में आ गई बात। अब मान लो आपके पास ये वेक्टर बी है और यहाँ कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ये पूरा वेक्टर बी है और ये पूरा वेक्टर ए। आपको यहाँ से एक डाल दिया परपेंडिकुलर, ये प्रोजेक्शन है। ये मान लो ओ हो गया, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया। आपको ओ सी वेक्टर फाइंड करना, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डालो
परपेंडिकुलर डालते हैं आपको प्रोजेक्शन का पता चल जाएगा कितना प्रोजेक्शन है ओ और सी। तो यानी ओ सी वेक्टर अपने को क्या करना है, फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने का जो तरीका है, प्रोजेक्शन फाइंड करने का मेथड है वो ये होगा कि आप मान लो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा। ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। मुझे ना ओसी फाइंड करना है। तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर पी बी बेस पी बी बी अपॉन एच एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बेस, बेस क्या है ओसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ओए। ठीक है, ओके। अब आप ना इसको इधर ले जाओ तो ओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए कोस थीटा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला कौन सा है, ओ बी वेक्टर है ना, ओ बी। चलो मैं एक काम करता हूँ, ओ ए इंटू ओ बी कोस थीटा और ओ बी। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ओ बी का मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ। अब इसको ना वेक्टर फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर कोस थीटा अपॉन ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर ए तो है, ओ बी वेक्टर कौन सा, वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल कोस थीटा हो गया। ओ बी वेक्टर के नीचे भी वेक्टर बी आ गया। स्टूडेंट्स ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा क्या होगा, एक सेकंड रुकना इसमें। यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, यहाँ अपन क्या, एक बार इसको मैग्नीट्यूड ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ अपन क्या करेंगे, एक बार के लिए मैग्नीट्यूड ही लेना आपको। ये ओसी जो प्रोजेक्शन है ना, ये वेक्टर नहीं आएगा, ये स्केलर ही आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ही आएगा। प्रोजेक्शन जो है वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ही आता है। ये क्या मैग्नीट्यूड ही है। तो अब आपका ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए डॉट बी। अच्छा यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, लेकिन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर ही होगा। तो यहाँ आपको वेक्टर लगाना है। अच्छा नीचे क्या है, ओनली बी है। बी का मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड। या तो आप स्मॉल बी लिख के छोड़ दो, या फिर इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये है ना स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया, ए डॉट बी अपॉन बी का वेक्टर। अब जिसका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करना है, तो पहले तो ऊपर क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, ऑन बी है ना, तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आपसे मैं कहता हूँ फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, 10.3 की जो थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, और अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में 10.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।